गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी सोचा है एक नया फोन खरीदने और एक नए डॉक्टर को चुनने में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? फोन के लिए हम घंटों ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, कैमरा पिक्सल गिनते हैं, प्रोसेसर की स्पीड, मतलब सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है। सही। हम उसे छू सकते हैं। बिल्कुल। पर डॉक्टर, वहां तो सारी रिसर्च दूसरों से पूछने पर खत्म हो जाती है। यार कोई अच्छा डॉक्टर बताना। हाँ। वहां बात भरोसे पर आ जाती है। और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। फोन एक सामान है, एक गुड, और डॉक्टर एक सेवा है, एक सर्विस। अच्छा। और बस इसी एक फर्क से ग्राहक के तौर पर हमारे सोचने का, फैसला लेने का और महसूस करने का पूरा तरीका बदल जाता है। ये फोन और डॉक्टर वाला फर्क मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेवाओं को खरीदने का हमारा तरीका सामान खरीदने से इतना अलग क्यों है। सही है। और हमारी बातचीत का आधार कंज्यूमर सर्विस एक्विजिशन के डायनामिक्स पर हुई एक रिसर्च से मिले कुछ अंश हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं तो हमारे दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। अगर इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालना हो तो वो ये है, सेवाएं अमूर्त होती हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिन्हें छू नहीं सकते। हाँ। आप उन्हें छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, खरीदने से पहले ट्राई नहीं कर सकते। और इसी एक सच्चाई की वजह से ग्राहक के लिए अनिश्चितता और जोखिम, मतलब रिस्क, कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। और इसीलिए फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। वहां तर्क और फीचर से ज्यादा विश्वास, प्रतिष्ठा और अनुभव मायने रखने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सेवा खरीदने का व्यवहार, ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है, पर असल में ये हम सबकी रोज की कहानी है। बिल्कुल, रोज की कहानी है। उसे चुनते हैं और फिर उसका अनुभव करते हैं। पर इसकी खासियत क्या है? इसकी पहली और सबसे बड़ी खासियत है हाई परसीव्ड रिस्क। हाई परसीव्ड रिस्क यानी ग्राहक को ये महसूस होता है कि इसमें गड़बड़ होने का खतरा बहुत ज्यादा है। यहाँ एक जरूरी शब्द है परसीव्ड, यानी कथित। हो सकता है असल में उतना रिस्क ना हो, पर ग्राहक के मन में डर जरूर होता है। डर? किस बात का डर? मतलब पैसे डूबने का? सिर्फ पैसों का नहीं, रिसर्च बताती है कि ये डर कई तरह का होता है। पहला तो जाहिर है फाइनेंशियल रिस्क, कहीं मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये तो होता ही है। दूसरा है परफॉर्मेंस रिस्क, क्या ये मैकेनिक मेरी गाड़ी ठीक कर भी पाएगा या और बिगाड़ देगा? या क्या इस कोर्स से मुझे नौकरी मिलेगी? सही है। और तीसरा, जो बहुत दिलचस्प है, वो है सोशल रिस्क, सामाजिक जोखिम। मतलब लोग क्या कहेंगे वाला रिस्क। बिल्कुल, अगर मैंने अपने बच्चे का एडमिशन इस नई स्कूल में करा दिया और वो अच्छा नहीं निकला तो सब रिश्तेदार क्या सोचेंगे? हाँ। या अगर ये इंटीरियर डिजाइनर मेरे घर का कबाड़ा कर गया तो दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बिल्कुल सही। और आखिर में आता है साइकोलॉजिकल रिस्क, मतलब मनोवैज्ञानिक जोखिम। अच्छा। क्या इस डॉक्टर पर भरोसा करना मेरे लिए सही रहेगा?
या क्या इस ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो पाऊंगा। आप फोन गलत खरीद लें तो उसे बदल सकते हैं, पर एक गलत सर्जरी को आप बदल नहीं सकते। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां सेवाएं बेच रही हैं, वे सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं बेच रही, नहीं। वे असल में ग्राहक के इसी डर का इलाज बेच रही हैं। वे एक तरह से निश्चितता बेच रही हैं। एग्जैक्टली। और इसी डर को कम करने के लिए हम इंसान एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद तरकीब अपनाते हैं। हम दूसरों से पूछते हैं। और ये हमें दूसरी खासियत पर लाता है, वर्ड ऑफ माउथ पर भारी निर्भरता। हाँ, ये तो है। जब हम खुद किसी चीज को परख नहीं सकते, तो हम उन लोगों की बात पर भरोसा करते हैं जिन्होंने उसे पहले आजमाया है। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन रिव्यूज का जमाना है, और उनमें से कितने असली हैं, कितने नकली, ये कौन बताएगा? क्या अब भी दोस्तों रिश्तेदारों से पूछना उतना ही जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऑनलाइन रिव्यूज ने जानकारी तो बहुत दी है, पर साथ में एक नया सिरदर्द भी दिया है, भरोसे का संकट। सही बात है। इसलिए समझदार ग्राहक अब सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं देखता, वो रिव्यूज के पैटर्न को देखता है। बार बार किन अच्छी या बुरी बातों का जिक्र हो रहा है, ये देखता है। लेकिन आज भी खासकर बड़े और जरूरी फैसलों के लिए, जैसे कि शादी के लिए वेन्यू चुनना या किसी लॉयर को हायर करना, हाँ, आपके किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार की एक सिफारिश 100 ऑनलाइन रिव्यूज पर भारी पड़ती है। बिल्कुल सही। इसलिए सेवाओं की दुनिया में आपका सबसे बड़ा मार्केटर आपका खुश ग्राहक हुई होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है, एक बार मैं एक नए शहर में थी और मुझे एक रेस्टोरेंट जाना था। ऑनलाइन उसकी रेटिंग कमाल की थी। अच्छा। पर मेरे एक लोकल दोस्त ने कहा, नहीं यार, वहां मत जा, वो बस दिखने में अच्छा है, खाना ठंडा मिलता है। मैंने उसकी बात मानी। और ये हमें शायद तीसरी खासियत पर लाता है, अनुभव का महत्व। उस रेस्टोरेंट की ऑनलाइन इमेज चाहे कितनी भी अच्छी हो, मेरे दोस्त का एक बुरा अनुभव मेरे फैसले पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। सेवाओं में आपका अनुभव ही आपका प्रोडक्ट है। अनुभव ही प्रोडक्ट है। हाँ, एक सामान खरीदते वक्त प्रोडक्ट अलग होता है और उसे खरीदने का अनुभव अलग। हो सकता है दुकान वाले का व्यवहार अच्छा ना हो, पर अगर फोन अच्छा है तो आप खुश रहते हैं। सही है। पर सेवाओं में ऐसा नहीं होता। एक रेस्टोरेंट में खाना कितना भी अच्छा हो, अगर वेटर का व्यवहार रूखा है तो आपका पूरा अनुभव खराब हो जाता है। हाँ, वो व्यवहार भी उस सर्विस प्रोडक्ट का हिस्सा है। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि सामान खरीदते वक्त अनुभव का कोई महत्व ही नहीं है? एक एप्पल स्टोर में जाने का जो अनुभव होता है, वो भी तो बहुत मायने रखता है। लोग सिर्फ फोन खरीदने नहीं जाते, उस माहौल को महसूस करने जाते हैं। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और एप्पल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सामान बेचने वाली कंपनियां भी अब अनुभव बेचने पर जोर दे रही हैं। तो फिर फर्क क्या है? एक बुनियादी फर्क है, एप्पल स्टोर का अनुभव प्रोडक्ट की खूबी को बढ़ाता है, जबकि एक सेवा में, जैसे कि एक फ्लाइट में सफर करना, अनुभव ही प्रोडक्ट है। अच्छा। अगर फ्लाइट में एयर होस्टेस का व्यवहार अच्छा नहीं है, सीट आरामदायक नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन पर तो सही सलामत पहुंच ही गए। हाँ, सही बात है। वो पूरा सफर ही आपकी सेवा थी और वो खराब हो गई। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। और ये मूल्यांकन वाली बात भी बहुत अजीब है। शर्ट खरीदती हूँ तो ट्रायल रूम में ही फैसला हो जाता है लेनी है या नहीं। हाँ। पर जब मैं बाल कटवाती हूँ, हाँ। तो मूल्यांकन तो कटने के दौरान ही शुरू हो जाता है। भाई, सब ज्यादा छोटे तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। फिर कटने के बाद शीशे में देखते हैं, और उसके 2-3 दिन तक घर पर धो के देखते रहते हैं कि बाल ठीक से सेट हो रहे हैं या नहीं। ये एकदम सटीक उदाहरण है, और यही हमारी चौथी खासियत है, उपभोग के दौरान और बाद में मूल्यांकन। इसका मतलब है कि सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन उसी समय होता है जब उसे बनाया और इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मतलब लाइव? बिल्कुल लाइव। आप और आपका हेयर ड्रेसर मिलकर उस हेयर कट नाम की सेवा को बना रहे हैं। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। सही है। डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है, मरीज जवाब देता है, दोनों मिलकर इलाज नाम की सेवा को अंजाम दे रहे हैं। ये एक लाइव परफॉर्मेंस की तरह है। और इस पूरी लाइव परफॉर्मेंस में इमोशंस का भी तो बड़ा रोल होता है ना? बिल्कुल। डिलीवरी वाले का मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग मैम बोलना, या केबल ऑपरेटर का फोन पर झुंझलाकर बात करना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत असर डालती हैं। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं रह जाता। बिल्कुल। और यही हमारी पांचवी खासियत है, हाई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, भावनात्मक भागीदारी। हाँ, क्योंकि सेवाओं में अक्सर इंसानी बातचीत शामिल होती है, हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, और इसी वजह से सेवाओं में सर्विस रिकवरी यानी शिकायत का समाधान इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर्विस रिकवरी? हाँ, मान लीजिए आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है। ये एक बुरा अनुभव है। अब एयरलाइन के पास 2 रास्ते हैं। एक, वो आपको अंधेरे में रखे, कोई जानकारी ना दे,
ऐसे में आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। हाँ, और बढ़ता है गुस्सा। और दूसरा रास्ता यह है कि एयरलाइन का कोई कर्मचारी विनम्रता से आपके पास आए, माफी मांगे, देरी की वजह साफ साफ बताए और इंतजार को आरामदायक बनाने के लिए आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी या स्नैक्स ऑफर करें। अच्छा। फ्लाइट अभी भी लेट है, मूल समस्या वही है, लेकिन इस एक छोटे से जेस्चर ने आपके गुस्से को काफी हद तक शांत कर दिया। सही बात है। उन्होंने एक नकारात्मक अनुभव को एक सकारात्मक बातचीत में बदल दिया। एक अच्छी सर्विस रिकवरी एक नाराज ग्राहक को जिंदगी भर के लिए एक वफादार ग्राहक बना सकती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। एक बार मेरा ऑनलाइन फूड ऑर्डर बहुत लेट हो गया। अच्छा। मैं शिकायत करने वाली थी कि रेस्टोरेंट से खुद फोन आ गया। उन्होंने माफी मांगी, बताया कि उनका एक डिलीवरी बॉय नहीं आया है और मेरे ऑर्डर के साथ एक डेजर्ट फ्री में भेज दिया। वाह। उस दिन के बाद से वो मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट बन गया। देखिए, ये सीधे तौर पर हमारी आखिरी और छठी खासियत से जुड़ता है, विश्वास और संबंध पर ध्यान। बिल्कुल। हम सबका एक पक्का डॉक्टर, एक पक्का मैकेनिक या एक पक्का टेलर होता है। हाँ, होता है। हम उनके पास क्यों जाते हैं? हो सकता है वो बाकियों से थोड़ा महंगा हो या उनका क्लिनिक हमारे घर से दूर हो। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि सालों से उन्होंने हमें अच्छी सेवा दी है और अब हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हाँ, मेरे एक मैकेनिक है। मैं तो बस अपनी गाड़ी की चाबी उनके हाथ में देकर चली आती हूँ। देखिए, उनसे कभी ये भी नहीं पूछती कि क्या खराब है या कितना खर्चा आएगा। बस एक भरोसा है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जो आपका भरोसा है, ये उस परसीव्ड रिस्क को लगभग खत्म कर देता है जिसकी बात हमने सबसे शुरू में की थी। अच्छा। हाँ। अब आपको ये डर नहीं है कि मैकेनिक आपको ठग लेगा या काम ठीक से नहीं करेगा। इस भरोसे ने आपके लिए भविष्य के फैसलों को बहुत आसान बना दिया है। सही है। यही वजह है कि सेवाओं में एक नया ग्राहक बनाने से ज्यादा जरूरी एक पुराने ग्राहक को बनाए रखना होता है, क्योंकि एक मजबूत रिश्ता ही आपके बिजनेस की असली नींव है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी विशेषताओं को एक साथ रखें, ज्यादा रिस्क, दूसरों पर निर्भरता, अनुभव का महत्व, लाइव मूल्यांकन, इमोशंस और भरोसा, तो ये साफ हो जाता है कि सामान और सेवा खरीदने का हमारा दिमागी सॉफ्टवेयर ही अलग अलग है। बिल्कुल अलग है। चलिए अब स्रोत में दी गई तालिका के आधार पर इनकी आमने सामने की टक्कर करवाते हैं। जरूर। तो एक तरफ है सामान, जैसे एक शर्ट, और दूसरी तरफ है सेवा, जैसे बाल कटवाना। पहला और सबसे बड़ा अंतर, स्पर्शनीयता, टेंजिबिलिटी। मतलब शर्ट को आप खरीदने से पहले छूकर पहनकर देख सकती हैं। हाँ, बाल कटवाने के नतीजे को आप सिर्फ बाद में देख सकती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से दूसरा फर्क आता है, जोखिम का स्तर। हाँ, शर्ट पसंद नहीं आई तो 7 दिन में वापस हो जाएगी, कम रिस्क है। हेयर कट खराब हो गया तो अगले 2 महीने झेलना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क है। एकदम सही। तीसरा फर्क, मूल्यांकन। शर्ट का मूल्यांकन खरीदने से पहले ट्रायल रूम में होता है और हेयर कट का मूल्यांकन कटवाने के दौरान और बाद में होता है। बिल्कुल। चौथा, सूचना के स्रोत। शर्ट के लिए हम विज्ञापन देखते हैं, ब्रांड का नाम देखते हैं, कपड़े का मटेरियल देखते हैं। और हेयर कट के लिए हम अपने दोस्त से पूछते हैं, यार बाल कहां से कटवाए, बड़े अच्छे लग रहे हैं, मतलब वर्ड ऑफ माउथ। हाँ। पांचवा अंतर, ग्राहक की भागीदारी। शर्ट बनाने में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, वो फैक्ट्री में बनकर आती है। पर एक अच्छा हेयर कट आपके और नाई के बीच की बातचीत और तालमेल के बिना संभव नहीं है। आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और भावनात्मक कारक। मुझे अपनी किसी शर्ट से शायद उतना लगाव ना हो जितना उस डॉक्टर से है जिसने मुश्किल वक्त में मेरा इलाज किया था। सही है। सामान से भावनात्मक लगाव कम होता है, सेवाओं से ज्यादा। बिल्कुल। सातवां, प्रदाता की भूमिका। दुकानदार ने एक बार आपको शर्ट बेच दी तो उसकी भूमिका काफी हद तक खत्म हो गई। लेकिन एक टीचर क्लास में कैसा पढ़ाता है या एक गाइड आपको शहर कैसे घुमाता है, डिलीवरी के दौरान प्रदाता की भूमिका ही सबसे अहम होती है। और आखिर में दोबारा खरीदारी का आधार। हाँ। हम एक ही ब्रांड की शर्ट दोबारा तब खरीदते हैं जब पिछली शर्ट अच्छी निकली हो, मतलब उसके प्रदर्शन के आधार पर। सही। लेकिन हम एक ही सैलून में दोबारा तब जाते हैं जब हमारा पिछला अनुभव अच्छा रहा हो और वहां के लोगों के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता बन गया हो। तो संक्षेप में मूल अंतर ये है, जब हम माल खरीदते हैं तो हम एक नतीजा, एक आउटकम खरीदते हैं, लेकिन जब हम सेवा खरीदते हैं तो हम एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस और एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस खरीदते हैं। ये एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो निचोड़ ये है कि सेवाओं को खरीदना एक भावनात्मक, ज्यादा जोखिम वाला फैसला है, जो काफी हद तक विश्वास, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत अनुभव पर टिका होता है। ये
सामान खरीदने के तर्कसंगत और स्पर्शनीय मूल्यांकन से बिल्कुल अलग है, जहां हम फीचर्स और कीमत की तुलना करते हैं। और यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? आज की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था का सर्विसिफिकेशन हो रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पाद सेवा का रूप ले रहे हैं, क्या माल और सेवा खरीदने के व्यवहार के बीच की ये रेखा धुंधली हो रही है? सर्विसिफिकेशन, ये एक नया शब्द है। आप क्या कहना चाहते हैं? सोचिए, पहले हम फिल्म की डीवीडी या गाने की सीडी खरीदते थे, जो एक माल था। हाँ, अब हम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो एक सेवा है। सही है। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर खरीदते थे, अब हम उसका सालाना लाइसेंस लेते हैं। कार खरीदने की बजाय लोग अब ओला या उबर जैसी राइड शेयरिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनियां अब आपको जेट इंजन नहीं बेचती, वे आपको इतने घंटे की उड़ान बेचती हैं। मतलब इंजन का प्रदर्शन एक सेवा के रूप में बेचती हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब हम धीरे धीरे हर चीज को एक सेवा के तौर पर देखने लगे हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि अगर हर चीज एक सेवा बनती जा रही है, तो क्या भविष्य में हमारे फैसले लेने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा? कैसे? क्या हम हर चीज के लिए फीचर्स की जगह अनुभव और कीमत की जगह रिश्ते और भरोसे को ज्यादा तवज्जो देने लगेंगे? ये एक ऐसा बदलाव है जो शायद हम सबके खरीदने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।